थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, पिछले 3 वीडियोज़ में हमने मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के भाग 1, 2 व 3 का अध्ययन किया था, जिसमें फिशर के सिद्धांत अथवा नकद आदान प्रदान या नकद सौदा दृष्टिकोण या कैश ट्रांजैक्शंस अप्रोच का अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम मुद्रा के परिमाण सिद्धांत का ही अध्ययन कर रहे हैं या क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का ही अध्ययन जारी रखते हुए दूसरा अप्रोच या दूसरा सिद्धांत नकद शेष समीकरण या कैम्ब्रिज समीकरण का अध्ययन करेंगे, अर्थात कैश बैलेंसेस अप्रोच और कैम्ब्रिज इक्वेशन का अध्ययन इस ई लेक्चर के अंतर्गत किया जाए। फिशर के मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के नकद सौदा समीकरण की काफ़ी आलोचना कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्रियों द्वारा की गई और उन्होंने उसके स्थान पर अपने समीकरण प्रतिपादित किए, अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया, जो नकदी शेष सिद्धांत या नकदी शेष समीकरण कहलाते हैं। इनमें प्रमुख अर्थशास्त्री हैं मार्शल, पीगू, रॉबर्टसन आदि। कैम्ब्रिज सिद्धांत मुद्रा की मांग को मुद्रा की पूर्ति से अधिक महत्व प्रदान करता है। जैसे हमने देखा था, फिशर का दृष्टिकोण मुद्रा की पूर्ति को अधिक महत्व देता था। इस सिद्धांत में मुद्रा की मांग को अधिक महत्व प्रदान किया गया है, क्योंकि ये मान के चलते हैं कि मुद्रा की पूर्ति किसी निश्चित समय पर बैंकिंग प्रणाली के द्वारा, केंद्रीय बैंक के द्वारा निर्धारित की जाती है, या हम कहेंगे कि ये मॉडल के बाहर से निर्धारित होती है, इसलिए यह स्थिर रहती है। अतः मुद्रा के मूल्य पर मुद्रा की मांग का अधिक प्रभाव पड़ता है। जैसा हम जानते हैं, मुद्रा का परिमाण सिद्धांत मुद्रा की मात्रा का प्रभाव कीमत स्तर तथा मुद्रा के मूल्य पर दिखाता है और इनके बीच में संबंध स्थापित करता है। तो यहाँ पर मुद्रा के मूल्य पर मुद्रा की मांग का अधिक प्रभाव पड़ता है, ये माना जाता है। इसलिए इस सिद्धांत को मुद्रा की मांग का सिद्धांत भी कह सकते हैं। इस सिद्धांत का विस्तार से अध्ययन करने से पहले इसमें परिभाषित मुद्रा की मांग व पूर्ति को समझना बहुत ज़रूरी है। पहले हमने फिशर के सिद्धांत में जिस प्रकार मुद्रा की मांग व मुद्रा की पूर्ति का अध्ययन किया था, तो हम अब ये देखेंगे कि कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री किस प्रकार से मुद्रा की पूर्ति व मुद्रा की मांग को परिभाषित करते हैं। पहले हम देखते हैं मुद्रा की पूर्ति। कैम्ब्रिज समीकरण में मुद्रा की पूर्ति में नोट, सिक्के व मांग जमा को शामिल किया जाता है। मांग जमा का तात्पर्य है बैंक में जो डिपॉजिट्स कराते हैं, बैंक में जो जमा करवाते हैं पैसे, वो मांग जमा के अंदर शामिल होते हैं। तथा मुद्रा की पूर्ति का संबंध एक समय बिंदु से होता है। हम स्टॉक और प्रवाह चरों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं और स्टॉक चर का अध्ययन एक समय बिंदु पर किया जाता है। इस प्रकार मुद्रा की पूर्ति का संबंध एक समय बिंदु से है यहाँ पर, अर्थात मुद्रा की पूर्ति एक स्टॉक चर है। यह एक देश के केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित की जाती है तथा स्थिर रहती है। इस सिद्धांत में मुद्रा के चलन वेग की धारणा रद्द कर दी गई है। जैसे फिशर के सिद्धांत में हमने देखा था, मुद्रा के चलन वेग को बहुत अधिक महत्व दिया गया था और यह मुद्रा की पूर्ति निर्धारित करता था। यहाँ पर मुद्रा के चलन वेग की धारणा, जो कि एक प्रवाह धारणा है, प्रवाह चर है, उसको रद्द कर दिया गया है, उसको शामिल नहीं किया गया है। अब हम देखते हैं कि कैम्ब्रिज समीकरण में मुद्रा की मांग को किस प्रकार से परिभाषित किया गया है। नकद समीकरण के अनुसार मुद्रा का संचय भी किया जा सकता है। जैसा हमने देखा था, फिशर के सिद्धांत में मुद्रा सौदों के लिए काम में आती है, व्यवसाय के लिए काम में आती है, लेन देन के लिए काम में आती है, अर्थात
वस्तु विनिमय के स्थान पर, मुद्रा के स्थान पर विनिमय के माध्यम के रूप में मुद्रा कार्य में आती है। यहाँ कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री मुद्रा के विनिमय के माध्यम के कार्य को तो मानते ही हैं, साथ ही मानते हैं कि मुद्रा का संचय भी किया जा सकता है। संपूर्ण मुद्रा वस्तुएं और सेवाएं खरीदने में व्यय नहीं कर दी जाती है, बल्कि उसका कुछ भाग संचित करके भी रख लिया जाता है। इस प्रकार मुद्रा की मांग का तात्पर्य यहाँ पर है सौदों के लिए, ट्रांजैक्शंस मोटिव के लिए और एहतियाती उद्देश्य के लिए या सावधानी के उद्देश्य के लिए या प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए आय का कुछ भाग नकदी शेष के रूप में। अब यहाँ पे इसलिए नकदी शेष शब्द आ जाता है क्योंकि कुछ भाग सौदों के लिए तथा कुछ भाग एहतियाती उद्देश्य के लिए नकदी के रूप में संचित किया जाता है। कैम्ब्रिज समीकरण बताते हैं कि किसी निश्चित समय पर मुद्रा की पूर्ति दी हुई होने पर या स्थिर होने पर मुद्रा के मूल्य को नकदी शेष की मांग निर्धारित करती है। लोगों द्वारा अधिक नकदी की मांग करने का तात्पर्य है कि वे कम मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं को खरीदेंगे, क्योंकि वो संचय करके रख रहे हैं नकदी को, तो कम मात्रा में ही वस्तुएं और सेवाएं वे खरीद पाएंगे। वस्तुओं और सेवाओं की मांग घट जाएगी इस वजह से, और जब वस्तुओं और किसी वस्तु की मांग घटती है तो उसकी कीमत घट जाती है। तो इस प्रकार से अधिक मात्रा में नकदी की मांग करने का तात्पर्य है कीमत स्तर का घट जाना और मुद्रा का मूल्य, जो कि कीमत स्तर का विलोम होता है, उसका बढ़ जाना। तो अधिक नकदी की मांग से कीमत स्तर गिर जाएगा, जिससे मुद्रा का मूल्य बढ़ जाएगा या मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ जाएगी। दूसरी ओर मुद्रा की मांग गिरने से या नकदी की मांग गिरने से, नकद शेष की मांग गिरने से कीमत स्तर बढ़ेगा और मुद्रा का मूल्य कम हो जाएगा। गणितीय रूप में इसको समीकरणों के द्वारा विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा समझाया गया। तो हम देखते हैं कि किन किन नकद शेष समीकरणों का कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों द्वारा प्रतिपादन किया गया है। कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों में सबसे प्रमुख अर्थशास्त्री हैं मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल का समीकरण या मार्शल्स इक्वेशन है M=KY। यहाँ M क्या है? मुद्रा की मात्रा M है, मुद्रा का परिमाण जिसका प्रभाव हम कीमत स्तर पर देखते हैं वह है M। Y है मौद्रिक आय, K आय का वह भाग जो लोग नकद रूप में रखना चाहते हैं। अब आगे अगर हम इसको विश्लेषण करें तो मौद्रिक आय जो है Y, वो किस चीज़ों का बना हुआ होता है? कुल उत्पादन वस्तुओं और सेवाओं के रूप में, मात्रा के रूप में, और उसको कीमत से गुणा कर दिया जाता है, तो आ जाती है मौद्रिक आय, मुद्रा के रूप में आय। जितना भी अर्थव्यवस्था में उत्पादन O है उसको कीमत स्तर से P से गुणा कर देते हैं तो मौद्रिक आय प्राप्त हो जाती है। तो हम लिख सकते हैं Y=PO, या यहाँ पे अगर रखें हम इस समीकरण के अंदर M=KY में इसे रखें, किसको? Y की जगह PO को रख देते हैं, तो ये हो जाएगा M=KPO। या P किसके बराबर हो जाएगा? अगर हम P को एक साइड में ले आए तो KO दूसरी साइड में नीचे की तरफ चले जाएंगे, तो हो जाएगा P=M/KO। तो कीमत स्तर किसके बराबर है? M/KO के बराबर है। और मुद्रा का मूल्य जो कीमत स्तर का विलोम है वो किसके बराबर है? वो होगा, इसका उल्टा हो जाएगा आपका 1/P=KO/M। ये है मार्शल का समीकरण। दूसरे प्रमुख अर्थशास्त्री कैम्ब्रिज सिद्धांत से जुड़े हुए, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं पीगू। पीगू का समीकरण है P=KR/M। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि P का अर्थ यहाँ पे मार्शल के समीकरण से एकदम उल्टा है।
मार्शल पी से कीमत स्तर दिखाते हैं, जबकि पीगू की से मुद्रा का मूल्य अथवा मुद्रा की क्रय शक्ति या कीमत स्तर के विलोम को दिखाते हैं। जो वहाँ पी था वो यहाँ पे 1/p है, जो यहाँ p है वो वहाँ पर 1/p है। तो ये थोड़ा सा अंतर है और इसीलिए आपको इक्वेशन भी उल्टी थोड़ी दिखाई देगी। m नीचे चला गया और kr ऊपर की ओर आ गए। r है वास्तविक आय और k है वास्तविक आय का वह भाग जो नकद मुद्रा के रूप में रखा जाता है। वस्तुओं और सेवाओं के रूप में यहाँ आय ली गई है, न कि मौद्रिक आय। मौद्रिक आय रुपए में होती है और वस्तुओं और सेवाओं के क्वांटिटी या मात्रा के रूप में जो आय ली जाती है वो होती है वास्तविक आय, रियल इनकम। इसीलिए आर यहाँ पे काम में लिया गया है, रियल इनकम के लिए आर काम में लिया गया है। एम के अंतर्गत पीगू ने पहले वैध मुद्रा की वास्तविक इकाइयों की संख्या को लिया था। वैध मुद्रा अर्थात कानूनी मुद्रा, जो सरकार द्वारा कानूनी मुद्रा घोषित की जाती है, वैधानिक मुद्रा घोषित की जाती है, वो होती है वैध मुद्रा। परंतु बाद में पीगू ने ये रियलाइज़ किया, उन्होंने ये माना कि मुद्रा का कुछ भाग लोग बैंक जमा के रूप में भी संग्रह कर लेते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए पीगू ने अपने समीकरण में कुछ सुधार किया, जिसमें के का कुछ भाग वैध मुद्रा या लीगल टेंडर मनी के रूप में और कुछ भाग बैंक जमा या बैंक डिपॉजिट्स के रूप में रखा गया। तो नया समीकरण उनका इस प्रकार से हो गया। ये है पीगू का नया समीकरण। यहाँ पे उन्होंने क्या ऐड किया है, सी और एच, ये दो चीज़ें ऐड की हैं। तो इसमें सी और 1 - c के रूप में तो सी को ऐड किया है और एक एच को ऐड किया है। अब सी क्या है, सी है लोगों द्वारा वैध मुद्रा के रूप में रखी गई नकदी का अनुपात। 1 - c लोगों द्वारा रखी गई नकदी में बैंक जमाओं का अनुपात और एच कानूनी वैध मुद्रा का बैंक जमाओं से वह अनुपात जो बैंक अपने पास नकदी के रूप में रखते हैं। तो नकदी के 3 रूप हो गए, एक तो वैध मुद्रा के रूप में नकदी, एक नकदी बैंक जमाओं के रूप में, और बैंक स्वयं भी कुछ भाग अपनी जमाओं का नकदी के रूप में रखते हैं। ये तीनों मिलाकर नकदी बनाती हैं, नकद शेष का निर्माण करते हैं पीगू के समीकरण के अंदर। इसके बाद तीसरा समीकरण है रॉबर्टसन का समीकरण। ये अन्य प्रमुख कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री हैं जिनके द्वारा समीकरण दिया गया था। अब हम देखते हैं कि रॉबर्टसन ने क्या समीकरण दिया था। रॉबर्टसन का समीकरण है m = p/kt और p = m/kt। 1/p या मुद्रा का मूल्य kt/m। ये भी मार्शल के समीकरण जैसा ही है, बस इसमें y की जगह t शामिल किया गया है। यहाँ p कीमत स्तर है, m मुद्रा की मात्रा, t क्या है, t एक वर्ष में खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं का भाग जो लोग मुद्रा के रूप जो नकदी के रूप में रखना चाहते हैं। रॉबर्टसन का समीकरण काफ़ी सरल है, इसलिए पीगू के समीकरण से श्रेष्ठ माना जाता है। मार्शल तथा रॉबर्टसन के समीकरणों में मुद्रा का मूल्य 1/p द्वारा दिखाया गया है, जबकि पीगू के समीकरण में मुद्रा का मूल्य p द्वारा दिखाया गया है। तो इस प्रकार मार्शल व रॉबर्टसन दोनों में एक ही सिंबल या नोटेशन या चिन्ह काम में लिया गया है। p कीमत स्तर के लिए, 1/p मुद्रा के मूल्य के लिए, और पीगू ने इसका उल्टा लिया है, p मुद्रा का मूल्य और 1/p अपने आप कीमत स्तर हो जाता है। और चौथा समीकरण, अंतिम समीकरण है केन्स का समीकरण। केन्स ने अपनी पुस्तक अ ट्रैक्ट ऑन मॉनेटरी रिफॉर्म्स में मुद्रा के परिमाण सिद्धांत का नकद शेष दृष्टिकोण, जिसको उन्होंने नाम दिया था वास्तविक शेष मात्रा समीकरण या रियल बैलेंस क्वांटिटी इक्वेशन,
प्रस्तुत किया था और यह कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों की विचारधारा का ही संशोधित रूप था। पर बाद में उन्होंने अपनी फेमस पुस्तक लिखी थी, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट इन मनी, 1936 में ये प्रकाशित हुई थी, जिसमें कीमत निर्धारण के आय सिद्धांत अथवा बचत निवेश सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। केन्स ने अपने कैम्ब्रिज समीकरण में उपभोग वस्तुओं पर अधिक बल दिया था। उनका मत था कि लोग उपभोग वस्तुएं खरीदने के लिए नकद राशि रखना चाहते हैं। मुद्रा की इस मांग को उपभोग इकाइयों में मापा जाता है। रुपए में मापने की जगह किसमें मापा? उन्होंने उपभोग इकाइयों के रूप में मुद्रा की मात्रा को मापा। और केन्स का समीकरण इस प्रकार से है। यह है केन्स का समीकरण, N=P K + R K'। यहाँ उन्होंने मुद्रा की मात्रा को दिखाया है N के द्वारा मुद्रा, अभी तक हम देख रहे थे M के द्वारा दिखाया गया है। केन्स ने थोड़ा अंतर किया है नोटेशंस या सिंबल्स के अंदर या चिन्ह के अंदर, कि उन्होंने स्मॉल n, अंग्रेज़ी के स्मॉल अल्फ़ाबेट n के द्वारा मुद्रा की कुल मात्रा या प्रचलन में करेंसी की कुल मात्रा को दिखाया है। कीमत को भी उन्होंने P के द्वारा दिखाया, जो स्मॉल p है। अभी तक हमने देखा था सब कैपिटल P से दिखा रहे थे, या जैसे पिगू ने थोड़ा 1/p कर दिया था, पर कैपिटल ही लिया था। अंग्रेज़ी अल्फ़ाबेट का स्मॉल लेटर केन्स के द्वारा लिए गए हैं। और इन्होंने कीमत कौन सी ली है? उपभोग वस्तुओं की कीमत। के क्या दिखा रहा है? उपभोग वस्तुओं का वह भाग जो लोग अपने पास मुद्रा शेष के रूप में रखना चाहते हैं। मुद्रा शेष वस्तुओं के रूप में ही रख रहे हैं, वो उपभोग वस्तुओं के रूप में ही रख रहे हो, तो इसलिए के भी उपभोग वस्तुओं का ही एक भाग है। आर बैंक के नकद कोष अथवा जमा राशि का अनुपात अथवा रिजर्व अनुपात। के' उपभोग वस्तुओं का वह मात्रा जो जनता बैंक जमा के रूप में रखना चाहती है। इस प्रकार से केन्स का समीकरण बन जाता है N=P K + R K'। दूसरे शब्दों में अगर हम इसे कहें, जब हम P को दूसरी तरफ ले आते हैं और P से हम इसको समझना चाहते हैं कि फिर P क्या होगा, कीमत क्या होगी? कीमत होगी N/K R + K'। ये आपकी कीमत आ गई। और मूल्य इसका उल्टा हो जाएगा, मुद्रा का मूल्य 1/p, और इधर से भी हम इसको उल्टा कर देंगे, K + R K' ऊपर और N नीचे चला जाएगा। अब यहाँ पे K' R स्थिर रहेंगे, तो N में परिवर्तन होने पर P में उसी अनुपात में परिवर्तन होगा। तो वही निष्कर्ष जो मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के अन्य समीकरण देते हैं, वही समीकरण इनके समीकरण से भी वही निष्कर्ष निकलता है। इस प्रकार केन्स का नकद शेष समीकरण मुद्रा के परिमाण सिद्धांत को व्यक्त कर रहा है। अब जबकि पिगू ने भी वस्तुएं ली थी, तो उन्होंने एक विशिष्ट वस्तु ली थी और केन्स ने उपभोग की समस्त वस्तुएं ली हैं। ये इन दोनों के बीच में अंतर हमें ध्यान रखना है। धन्यवाद।